हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डी लाइफ एजुकेशन। चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का हम कवर कर रहे थे। ठीक है, कहाँ तक हो गया था बच्चों? देखो, स्थितिज ऊर्जा लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। स्थितिज ऊर्जा, इससे पहले बच्चों हम एक आवेश के कारण विभव, ठीक है, समविभव पृष्ठ और ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। यहीं से चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है परावैद्युत और ध्रुवण के बारे में। इसके बाद बात अपने पढ़ेंगे धारिता, संधारित्र, और यदि संधारित्र की प्लेट्स के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए। बच्चों, संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जैसे कि द्विध्रुव कैसी व्यवस्था होती है, माइनस और प्लस क्यू चार्ज की एक व्यवस्था, जिसमें बीच की दूरी कितनी हो, बहुत स्मॉल हो। तो ऐसे ही एक प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की दो प्लेट्स, ठीक है, और इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी हो सकती है, डी एल वटेवर कुछ भी हो सकती है। इस व्यवस्था के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये व्यवस्था बनती है, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, संधारित्र क्या होता है, चार्ज कैसे स्टोर करता है ये, और यदि इन प्लेट्स के बीच में निर्वात हो, माध्यम हो, ऐसा कुछ हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे भी काफ़ी काम आएगा। संधारित्र यानी कि बीच में देखो निर्वात होते हुए भी, है ना, कुछ भी ना होते हुए भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे ये टॉपिक आप पढ़ोगे, ये आगे के टॉपिक्स में भी कवर होगा, यानी कि कैसे इसकी प्लेटों के बीच में निर्वात होते हुए भी इसमें से धारा प्रवाहित हो जाती है। उस धारा का नाम क्या होता है, ये आगे की बातें हैं। तो पहले आपको इनिशियली संधारित्र के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और देखिए, अब स्टार्ट कर लेते हैं परावैद्युत और ध्रुवण से, ठीक है। लास्ट क्लास तक हम स्थितिज ऊर्जा को अच्छे से कवर कर चुके हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम कवर कर रहे हैं परावैद्युत और ध्रुवण। देखिए, परावैद्युत व ध्रुवण, ठीक है। अब देखो बच्चों, परावैद्युत किसको कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं जो कि कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कि चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ के बारे में तो हम जानते हैं कि जिनसे सामान्य स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब नॉर्मली चालक पदार्थ वही होते हैं ना जिनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से क्या बन जाती है, विद्युत धारा बन जाती है, जिससे कि विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन बच्चों, परावैद्युत क्या होता है, ठीक है। परावैद्युत देखो किसको कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं अचालक पदार्थ को, ठीक है, अचालक पदार्थ। अब आप जानते हैं कि अचालक पदार्थ जैसे कि कोई कागज हो गया, ठीक है, या फिर कोई प्लास्टिक हो गया, इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको पता है कि इनसे नॉर्मली तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या फिर ऐसे कहें कि इन पदार्थों से विद्युत का कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें परावैद्युत भी, यानी कि अचालक पदार्थ भी क्या कर सकता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसी सिचुएशंस हमें स्टडी करनी है, और वो सिचुएशन स्टडी करते ही बच्चों किसका नाम आ जाएगा, ध्रुवण का नाम आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अचालक जो पदार्थ है उसमें किस तरीके से विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। बच्चों देखो, अचालक पदार्थ को भी आप दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, यानी कि जो परावैद्युत है बच्चों, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। देखिए, परावैद्युत भी दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो बच्चों आप पढ़ेंगे ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप पढ़ेंगे अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। आप अपने रिवीजन करते रहिए पीछे के टॉपिक्स का भी। जितने भी ये 5 to 6 चैप्टर्स चलेंगे ना बच्चों, एक दूसरे से लिंक्ड है। फर्स्ट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके टॉपिक सीक्वेंस वाइज पढ़े हैं, तो आगे से आगे आप रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जानते हैं पहले बल से विद्युत क्षेत्र और ऐसे से ऐसे आगे रिलेट होते जाते हैं। तो देखिए, ध्रुवीय परावैद्युत, देखो ध्रुवीय से ही स्पष्ट हो रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो लाइक
एक सेकेंड, लाइक HCl, है ना, यानी कि दो आयन है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है हमें, और इन दोनों आयनों के बीच में यानी कि इनका जो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश का जो केंद्र होगा वो कुछ डिस्टेंस पे होगा बच्चों। ये देखो, ये क्या है, एक डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे होगा, यानी कि जो ध्रुवीय परावैद्युत हैं, ठीक है, जो भी ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है कि प्लस और माइनस का केंद्र कुछ डिस्टेंस पे होता है। तो हमें पता है कि माइनस और प्लस जब आवेश होते हैं तो क्या होता है, एक भौतिक राशि क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यानी इनका पहले से एक द्विध्रुव आघूर्ण P = 2a/q, मान लो ये q है, ये -q है, और ये दूरी मान लो 2a है। तो हमें पता है कि इनका द्विध्रुव आघूर्ण ऑलरेडी है, जीरो तो नहीं है ना, दिख रहा है ना हमें कि P ≠ 0, वेरी क्लियर। अच्छा, अध्रुवीय की बात करें बच्चों, अध्रुवीय में मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि N2 ले लो, है ना, C2 ले लो, इस तरीके के ले लो, है ना, इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं। यानी कि अध्रुवीय में बच्चों अगर कोई एक कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, मतलब एक अगर पॉजिटिव होगा, एक की ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, एक की त्यागने की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी एक पे प्लस होगा और एक पे माइनस होगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, प्लस और माइनस का केंद्र एक ही जगह पे होगा। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस टॉपिक को, अध्रुवीय को पहले भी बता चुकी हूँ। अध्रुवीय मतलब प्लस और माइनस का केंद्र बिंदु बिल्कुल पास पास, क्लोज, ठीक है, इतने क्लोज कि इनके बीच में कोई दूरी नहीं है। ये जो दूरी है 2a, ये बताओ बच्चों क्या है, 0। अगर ये दूरी 0 है तो स्टार्टिंग में जो इनका द्विध्रुव आघूर्ण है P क्या हो गया, 0, क्योंकि P = क्या होता है, 2a/q होता है। जब 2a ही 0 हो गया तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वो परावैद्युत जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, इन पे क्या फर्क पड़ता है ना। जब अब इन पे फर्क कैसे पड़ेगा, ये विद्युत प्रभाव कब उत्पन्न करेंगे, जब इनको हम किसी बाहर से क्षेत्र में रख देंगे, रखेंगे भी नहीं भी रखेंगे, दोनों केस में देखेंगे, ठीक है। और इन पे भी बच्चों हम जिनके पास पहले से ही द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, क्या उनमें द्विध्रुव आघूर्ण आ सकता है क्या, ये सब चीजें हमें देखनी है। यानी कि अब हमें परावैद्युत पदार्थ तो क्लियर हो गए, अचालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे सामान्य स्थिति में कोई विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उसके चारों तरफ ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दें हम, ठीक है, उत्पन्न कर दें, उन स्थितियों की वजह से उनमें क्या है, विद्युत प्रभाव दिखने लग जाएं, तो वो क्या होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, ध्रुवण की होती है। आगे समझाऊंगी कैसे ध्रुवण कहते हैं इसको। देखो 1 बाय 1 ले लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। ध्रुवीय परावैद्युत को ले लेते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। अब देखो ध्रुवीय परावैद्युत को दो केस में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि बाह्य क्षेत्र E सदिश बाह्य क्या है, एब्सेंट है, बाह्य क्षेत्र हमने नहीं ले रखा है। दूसरी सिचुएशन हम ले लेते हैं E सदिश बाह्य क्या है, प्रेजेंट है, ये ले लेते हैं हम, ठीक है ना। E सदिश बाह्य प्रेजेंट है। अब देखो मैं ऐसे डायग्राम बना लेती हूँ, ध्रुवीय की बात कर रहे हैं तो ध्रुवीय में क्या है कि इनके जो प्लस और माइनस है, यानी कि इनके जो द्विध्रुव हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एक द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वो बच्चों इस तरीके से विन्यासित होते हैं, लाइक दिस, है ना। देखो ऐसे प्लस माइनस, इनकी मर्जी है भाई, है ना, अपनी मर्जी बहुत चलाते हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा चलाते हैं, कैसे भी रैंडमली कैसे भी अरेंज हो जाएंगे, और ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि सिस्टम का टोटल, मतलब जैसे मान लो कि एक मान लो P1, जैसे मान लो ये P1 है, माइनस से प्लस दिशा होगी ना इसकी, है ना, ये P1 है, ठीक है, दूसरा P2 होगा ना, जस्ट ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से सपोज ऐसे व्यवस्था होगी इनकी। मान लो एक मैंने ऐसे बना दिया, माइनस प्लस, कहने का मतलब ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि आपस में ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को बच्चों ये क्या करेंगे, निरस्त। और जब एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं तो निकाय का टोटल द्विध्रुव आघूर्ण अभी भी क्या आएगा, 0 ही आएगा,
ठीक है। पी कुल, पी से लिखते हैं, पी कुल अभी भी क्या आएगा, 0। ठीक है, नॉर्मल सा केस है ना। जब बाह्य क्षेत्र कोई प्रेजेंट नहीं है उस टाइम हम देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी भी एक का जो है द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे तो है पर्टिकुलर का तो है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ है कि पूरे निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 0 है। अब देखो विद्युत क्षेत्र करता क्या है भाई बच्चों, ध्यान से देखना। विद्युत क्षेत्र मैंने इस दिशा में लगाया है, यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र क्या था, एब्सेंट था, यहाँ पे मैंने इस दिशा में लगा दिया, देखो ये दिशा है ना। अब तुम तो ऐसे जानते हो ना कि ई सदिश बराबर क्या होता है, हाँ जी मैम हम तो जानते हैं एफ सदिश बटे में क्यू होता है, लेकिन हम तो ये भी जानते हैं कि धनात्मक आवेश हो तो बल की और क्षेत्र की दिशा सेम होती है, ऋणात्मक हो तो दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो उस कंसेप्ट से देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र जो बाहर का विद्युत क्षेत्र है तो वो इन पे बल भी लगाएगा, है ना, इन पे बल लगाएगा तो अभी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को हमेशा आप रिलेट किया करो टीचर से या अपने घर में जिससे डरते हो उससे, मम्मी पापा जिससे भी, ठीक है। मम्मी पापा नहीं है तो उछल कूद कैसे भी कर लिया हमने, किधर किधर भी विन्यासित हो गए, है ना, और अपने आप के टोटल इफेक्ट क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। लेकिन जैसे ही घर में मम्मी आ गई, जैसे ही क्लास में टीचर आ गई, सब अपनी अपनी सीट पे क्या हो गए, बैठ गए। तो वही यहाँ पे होगा, जैसे ही बाह्य क्षेत्र आएगा तो उन पे क्या लगने लग जाएगा, बल। हम जानते हैं प्लस आवेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा और माइनस विपरीत। तो ये देखो ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, प्लस आवेश तो ऐसे जाएगा और माइनस इससे दूर यानी ऐसे रह जाएगा। तो ये सारे के सारे खुद को क्या करेंगे, संरेखित करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखो अब सारे द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं बच्चों, संरेखित हो जाते हैं। अपने आप को इन्होंने क्या कर लिया, अलाइन कर लिया। अच्छा जब अलाइन कर लिया तो सारी चीज़ें जब एक ही दिशा में है बच्चों, तो अब क्या टोटल कैंसिल हो सकता है क्या। जब बहुत सारी सदिश राशियां, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मान लो P1 है ना, ये P2, ये जैसे कि P3, ये P4, ये P5, ये P6, सबकी सेम ही दिशा है। तो बताओ अब टोटल के लिए इन सबको जोड़ना ही तो पड़ेगा, है ना, तो 0 तो नहीं आ सकता। तो इस केस में जो P कुल सदिश है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या हो गया कि जितने भी द्विध्रुव थे विद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस में सारे एक दिशा में चले गए, और एक दिशा में ऐसे चले गए कि टोटल द्विध्रुव आघूर्ण भी कुछ ना कुछ आ रहा है ना, यानी कि 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा तो पदार्थ कैसा है, ध्रुवित है। मतलब बाह्य क्षेत्र की प्रेजेंस में बच्चों हमेशा ही पदार्थ ध्रुवित होगा। वैसे तो ये पदार्थ ऑलरेडी ध्रुवीय ही था, ठीक है, ऑलरेडी ध्रुवीय परावैद्युति था। जैसे आप HCl ले लो, NaCl ले लो, विलयन में ले लो, तो इनसे धारा प्रवाहित होती है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रोड्स पे तो ऑलरेडी ये ध्रुवीय पदार्थ था। लेकिन बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कैसा बिहेव कर रहा है, कुल द्विध्रुव 0 आ रहा है, अध्रुवीय की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन प्रेजेंस में टीचर आते ही सब अपनी दिशा में अलाइन हो गए। तो बच्चों इस पदार्थ का पूरी तरीके से बच्चों ये कंप्लीटली ध्रुवित हो चुका है। ये जो पदार्थ है वो क्या है, कंप्लीटली ध्रुवित हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है बच्चों, कंप्लीटली एक दिशा में ये क्या है, अलाइन हो चुके हैं। बात क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम अध्रुवीय परावैद्युत पे। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा इजी सा प्यारा सा टॉपिक है, आसानी से कवर हो जाएगा। अध्रुवीय बिल्कुल अपने बाह्य इन्वायरमेंट से रिलेट करते हुए चलिए, एग्जाम्पल्स हम लेते हुए हमेशा ही चलते हैं ताकि हम किए गए टॉपिक को कभी भी भूलें ना। तो चलो अध्रुवीय परावैद्युत मैंने आपको बताया कैसा दिखता है, दिखने में ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी कि इसका जो P है वो क्या है, ऑलरेडी 0 है, क्योंकि ये जो 2a दूरी है ना, दूरी है ना, दूरी तो है ही नहीं, दूरी 0 है, ये ऐसे है, देखो ऐसे, ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, बिल्कुल इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो दूरी 0 हो गई, ये अध्रुवीय परावैद्युत हो गए। अब देखो इनको बाह्य क्षेत्र की प्रेजेंस में और एब्सेंस में रख देते हैं। ई बाह्य
एब्सेंट, ठीक है, और ई बाह्य प्रेजेंट। अब बच्चों देखो क्या होगा, बाह्य क्षेत्र प्रेजेंट नहीं है तब तो ये ऐसे ही पढ़े ना, जैसे होते हैं वैसे ही पढ़े, ये प्लस माइनस ऐसे पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, सूने सूने पढ़े हैं हम। घर में मम्मी तो है नहीं, मैगी हमको किसी ने बना के दी नहीं, तो हम सुनने सुनने से पढ़े हैं। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, टोटल अभी भी 0 है। सिंपल सी बात है, जब बाह्य क्षेत्र एब्सेंट है तब कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही अपनी अपनी पोजीशन में पड़ा है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र, जैसे ही मम्मी आई, चेहरे पे हंसी की लहर दौड़ आई, ठीक है। ऐसा ही तो होता है, घर पहुंचते ही सबसे पहले क्या पूछते हैं, मम्मी कहाँ है, और स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले क्या देखते हैं, टीचर आया है कि नहीं आया है। नहीं आया तो बहुत खुश हो जाते हैं, अगर टेस्ट होना हो तो, है ना। ऐसा ही तो होता था, बचपन की यादें। देखो ये ई सदिश है। अब ई सदिश की प्रेजेंस में बच्चों होगा क्या कि प्लस आवेश पर, तो प्लस आवेश तो टीचर का फेवरेट बच्चा है ना, टीचर के पास जाएगा, और माइनस वाला क्या है, टीचर का उसको टीचर पसंद नहीं है, वो दूर दूर जाएगा, भाई कहीं मुझे टीचर देख ना ले, मैं साइड में हो जाता हूँ ना, मुझसे ना क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे। तो माइनस आवेश तो होगा दूर और प्लस होगा उसकी दिशा में। तो देखो बच्चों, प्लस ऐसे, माइनस ऐसे, ये थोड़ा जब अलाइन होंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस भी आ जाएगी, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा ना, प्लस को तो ये खींच रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। जिस मान लो कि ना दो बच्चे बिल्कुल चिपक के ऐसे बैठे हैं, प्लस भी एक बच्चा है और माइनस भी एक बच्चा, दोनों साथ में बैठे हैं, एकदम ऐसे बैठे हैं, ठीक है। जैसे ही टीचर आया, प्लस वाले को तो टीचर पसंद है, उसके पास चला जाएगा, और माइनस वाला दूर चला जाएगा। बताओ दूरी बन गई कि नहीं बन गई, डिस्टेंस बन गई ना। तो ये इसलिए ये डिस्टेंस बन गई है, मेंटेन हो गई है अब, ठीक है। फिर देखो ये माइनस प्लस ऐसे, ये माइनस प्लस, मतलब वैसी ही सिचुएशन बन गई। यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत में भी प्योरली जो अचालक है उसके अंदर भी बाह्य क्षेत्र की प्रेजेंट में क्या बन जाते हैं, द्विध्रुव बन जाते हैं, वो भी एक ही दिशा में, है ना। देखो द्विध्रुव बन गए, यानी कि ये देखो क्या है, P सदिश, टोटल सदिश ले लो, वैसे लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है, सब 0 ही है। इसमें P सदिश नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वही है इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव का संरेखित होना, द्विध्रुव का क्या होना, संरेखित होना। क्लियर बात, अच्छे से क्लियर। तो ये था परावैद्युत। अब मैं आपको इसी के साथ ही ध्रुवण की परिभाषा बता देती हूँ। हमने ये टॉपिक समझ लिया तो ध्रुवण तो हम खुद से ही समझ गए। देखो ध्रुवण क्या है, अभी आपने देखा कि बाह्य क्षेत्र की प्रेजेंस में ई बाह्य की उपस्थिति में पदार्थ के द्विध्रुव का, पदार्थ के द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना। अभी आपने देखा ही था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। पहले वाला अणु भी देखो, इसमें भी क्या हुआ, सारे के सारे ई सदिश की दिशा में आ गए। इससे पहले भी हमने देखा क्या हुआ, सारे के सारे क्या आ गए, ई सदिश की दिशा में आ गए। यानी बाह्य क्षेत्र की प्रेजेंस में क्या हो गया, बाह्य क्षेत्र की प्रेजेंस में जितने भी पदार्थ के द्विध्रुव थे सारे के सारे क्या हो गए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए। संरेखित होना ही क्या कहलाता है। अब वो पदार्थ बच्चों, चाहे वो अध्रुवीय था चाहे वो ध्रुवीय था, दोनों के दोनों ही पदार्थ क्या हो चुके हैं, ध्रुवित हो चुके हैं। होना ही क्या कहलाता है, पदार्थ का ध्रुवित, संरेखित होना ही पदार्थ का ध्रुवित होना कहलाता है, या ऐसे कह लो ये प्रक्रिया क्या है, ध्रुवण कहलाती है, ठीक है। ध्रुवित होना कहलाता है, और इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ध्रुवण बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्रुवण की प्रक्रिया में सारे के सारे जो द्विध्रुव है वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, एक तरफ है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ध्रुवण सदिश बच्चों बड़ा P,
ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए स्मॉल लेंगे, ध्रुवण के लिए कैपिटल। तो ध्रुवण सदिश क्या है? समानुपाती ई सदिश, ठीक है। जिन पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश उसी की दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, उन्हें क्या बोल देते हैं? रेखिक समदैशिक, रेखिक समदैशिक पदार्थ। कैसे बोल देते हैं? रेखिक देखो कैसे है कि ये लाइन ऐसे एक लाइन में अलाइन हुए थे, ये माइनस ये प्लस, एक ही लाइन में डायरेक्शन है, दोनों की दिशा भी सेम है। यही किसकी दिशा थी? ई सदिश की दिशा थी। और यही किसकी दिशा है? ध्रुवण की दिशा है। मतलब इनका जो ध्रुवण हुआ है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हुआ है, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? समदैशिक, एक ही दिशा है, ठीक है। और रेखिक यानी लीनियर डायरेक्शन है, किसी एंगल पे नहीं है ये। तो जब पी सदिश यानी पी क्या है यहाँ पे? ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो तो ये क्या होता है? रेखिक समदैशिक पदार्थ। देखो अब समानुपाती निशान हटाते ही क्या आएगा? इक्वल में कन्वर्ट करो और एक स्थिरांक लगा दो, काई ई, और ये ई सदिश। देखो इसको क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं, ठीक है। और नेम क्या है इसका? ये क्या बताती है? किसको मेजर करती है? ये पदार्थ की क्या है? वैद्युत प्रवृत्ति है, ठीक है। वैद्युत प्रवृत्ति यानी कि वो पदार्थ कितना क्या हुआ है? ध्रुवित हुआ है, उसको बताती है ये, ठीक है। अब देखो काई ई, अब पी सदिश यहाँ पे आप मान सकते हैं क्या होगा? ध्रुवण सदिश को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ध्रुवण सदिश में क्या चीज हुई है? किसी भी पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण बने हैं, ठीक है। ये जैसे अगर कोई मटेरियल है और इसका ये वी वॉल्यूम है, वी आयतन है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि कितने सारे द्विध्रुव आघूर्ण बन रहे हैं, है ना। तो ध्रुवण सदिश वही होगा, द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन में आयतन, यानी उसके इकाई आयतन में कितने अणु क्या हो चुके हैं? द्विध्रुव बन चुके हैं या उनका ध्रुवण हो चुका है, वही क्या हो जाएगा? ध्रुवण सदिश हो जाएगा। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट है। परावैद्युत पदार्थ क्या है? दो टाइप के हैं, ठीक है। और उसके बाद इनमें ध्रुवण की प्रकृति कैसे पाई जाती है वो दिखाया है। अब ध्रुवण सदिश को आप लर्न कर लीजिए और इसकी क्या निकालिए? विमा निकालिए, बस। पी सदिश की आपको पता है, पी सदिश क्या है? पी अपॉन में वॉल्यूम, और ई सदिश की पहले कर ही चुके हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है धारिता। धारिता क्या है? धारिता मतलब नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि धारण करना। यानी कोई भी ऐसा मटेरियल कितना चार्ज धारण कर सकता है, कितने आवेश को अपने अंदर धारण कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी धारण करने की, यानी कि पदार्थ द्वारा, किसी भी पदार्थ द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, किसी भी पदार्थ द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, ठीक है। ये क्षमता ही बच्चों क्या है? धारिता है। यानी कि आपको देखना है, अगर आप जैसे मान लो कि कोई बैटरी लेके आते हो मार्केट से या कोई सेल लेके आते हो, उस पर कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, जितना ज़्यादा उस पर वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा उस पर आवेश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो कितना आवेश धारण कर सकती है, ये समानुपाती होता है कि कितना उसके सिरों पे विभवांतर है। आवेश किसके समानुपाती है? विभवांतर के। और इसमें हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा सी वी, ठीक है। सी यहाँ पे किसको बताती है? धारिता को बताती है। संधारित्र के लिए ये टर्म यूज होगी कि किसी भी संधारित्र की धारिता को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या कर सकती है? मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सी वी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए C की वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन में V, यानी मात्रक क्या हो गया? कूलाम अपॉन में वोल्ट, ठीक है। और इसका जो फेमस मात्रक है उसको क्या बोल देते हैं? फैराड। फैराडे नहीं है, फैराड है। और फैराडे किसका मात्रक होता है? आवेश का। और फैराड किसका मात्रक होता है? धारिता का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहीं अगर हम किसी भी चालक के लिए निकालें, किसी चालक के लिए हमें क्या निकालना हो?
धारिता का फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों? चालक क्या होता है? चालक एक तरीके से गोलीय कोशीय होता है, हम पढ़ चुके हैं। यानी चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे प्रतिकर्षित होते हुए कहाँ जाते हैं? उसकी सतह पे आ जाते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर कोई गोलीय चालक है तो उसके सरफेस पे सारा का सारा चार्ज होगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, है ना। कैपेसिटी मतलब उसकी धारण करने की क्षमता। तो ये सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो ये जो गोलीय चालक है इसकी हमें क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। मान लीजिए कि ये कोई r रेडियस का गोलीय चालक है। अब इसकी सतह से किसी दूरी r पर मान लो p बिंदु है, ठीक है। और इसके लिए विभव कितना होता है? किसी भी दूरी r पर कोई बिंदु P है तो P बिंदु पर विभव क्या होगा? के क्यू अपॉन में r। विभव का फॉर्मूला अपने पता है, के क्यू अपॉन में r, ठीक है। अब देखिए कि सी क्यू इज इक्वल टू सी वी रिलेशन से Q इज इक्वल टू सी वी, इसकी वैल्यू पुट कीजिए के क्यू अपॉन में r, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिए C की वैल्यू क्या आ रही है? Q से Q कैंसिल, ठीक है। C आ जाएगा R अपॉन में K, और K की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से देखो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। ये तो क्या है? किसी भी पदार्थ की धारिता जब उसको कहाँ रखा हो? निर्वात में रखा हो, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नोट आ रहा है। तो ये जो धारिता है बच्चों ये किसके लिए है? निर्वात के लिए है। यहीं अगर इसी पदार्थ में हम कोई माध्यम रख दें या इस पदार्थ को किसी माध्यम में रख दें तो धारिता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C माध्यम। अब हमें पता है कि माध्यम के लिए जो अब हम एप्सिलॉन यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन R, ठीक है। और ये रिलेशन आप जानते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R। नॉर्मल डेरिवेशन वाले टॉपिक है बच्चों, इजी से बिल्कुल। C माध्यम देखो क्या है, रिलेट करो दोनों को, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R तो यहाँ भी आ रहा है, यानी कि C निर्वात, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? एप्सिलॉन चल रहा है। ये हो गया C निर्वात। तो देखो इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं? 1 बाय 1 इफेक्ट देखना, धीरे धीरे क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है, और V पे भी इफेक्ट आएगा। अभी तो किस पे इफेक्ट आया है? धारिता पे। यानी कि किसी भी माध्यम की जो धारिता होती है वो निर्वात की प्रेजेंस में तो क्या है, ठीक है, और माध्यम की प्रेजेंस में क्या है? माध्यम में धारिता क्या हो जाती है? एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। एप्सिलॉन R गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसी भी पदार्थ के लिए देख लो। अभी हम क्या देखेंगे? संधारित्र देखेंगे। तो संधारित्र में भी धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है जब उसके बीच में माध्यम रख देते हैं? तो धारिता का प्रभाव देखना है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखना है, विभव का प्रभाव देखना है। तो ये सब बातें फॉर्मूले से दिख जाएंगे। अब C माध्यम क्या है? एप्सिलॉन R इंटू में C निर्वात। तो ये है धारिता का कंसेप्ट, यानी कोई भी पदार्थ कितना चार्ज को ग्रहण कर सकता है। अब ये दिमाग में आया कंसेप्ट कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई पदार्थ कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, या उसको डिफाइन करने के लिए ऐसी कोई डिवाइस बनाएं, ठीक है, जिससे हम मेजर कर सकें, उसको माप सकें कि इस पदार्थ ने कितना आवेश अपने अंदर स्टोर कर रखा है। तो उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, यानी कि एक युक्ति है जिसको क्या बोलते हैं? संधारित्र, ठीक है। देखो संधारित्र काफ़ी टाइप के हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में एक ही पढ़ना है आपको, जो है समांतर प्लेट संधारित्र। बेलनाकार भी होते हैं, गोलीय भी होते हैं, हमें यही पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र। यानी कि ऐसा संधारित्र जिसकी दो प्लेट्स, एक पे प्लस आवेश और एक पे माइनस आवेश, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर। देखो इस तरीके से दो प्लेट्स बना लो यूं, और दोनों आपस में क्या है? समांतर। एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज, बीच में कितने भी डिस्टेंस ले सकते हैं? D। तो ये जो व्यवस्था है इसको क्या बोल सकते हैं? संधारित्र। और आगे अगर हमें किसी बैटरी से कनेक्ट करना है तो इसको कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे? V, यानी कि V वोल्ट की कोई बैटरी है, यानी बाहर से हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। प्लस से माइनस क्या होता है? ई सदिश की दिशा, यानी बाहर से क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं। संधारित्र की डिफाइन क्या है? एक ऐसी युक्ति जो कि
आवेश को धारण या फिर ऐसे कहें स्टोर कर सकती है, ठीक है। इसमें संधारित्र का आवेशन और फिर से निरावेशन ऐसे टॉपिक भी रहते हैं। तो एक ऐसी युक्ति जो कि आवेश को धारण कर सकती है। और देखो, अगर जो आवेश को धारण कर सकती है तो उस मान को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं। आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, CV है, ये नहीं है, Q इज इक्वल टू क्या है, CV, यानी कि C की वैल्यू क्या है, Q अपॉन में V। यदि आपको इसकी धारिता को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, तो धारिता को इंक्रीज करने के लिए दो बातें हो सकती हैं। देखो, दो बातें कैसे हो सकती हैं। धारिता किस किस पे डिपेंड कर रही है, आवेश पे निर्भर कर रही है और विभवांतर पे निर्भर कर रही है। तो आवेश के तो क्या है, ये समानुपाती, यानी आवेश को तो अगर आप बढ़ा दो तो भी धारिता बढ़ सकती है, यानी कि उस युक्ति के धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर आप नीचे वाली क्वांटिटी को क्या कर दो, कम कर दो, यानी विभवांतर कम होने पे भी क्या हो सकती है, धारिता बढ़ा सकते हैं। तो दो केस है यहाँ पे। आवेश को बढ़ाना मतलब साइज बढ़ा देना, किसी भी पदार्थ का साइज बढ़ा देना, जो कि एक प्रैक्टिकल उपाय नहीं है। कितना बड़ा मटेरियल लेंगे हम, क्या मटेरियल को बड़ा करते जाएंगे जब तक उस पे आवेश को धारण करवाना है, नहीं। हम क्या करेंगे, इस आवेश को तो स्थिर रखेंगे, ठीक है, इसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन V को कम करते हुए किसको बढ़ा देंगे, C को बढ़ा देंगे। तो यही संधारित्र का सिद्धांत भी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे सिद्धांत, यानी कि एक ऐसी युक्ति जो कि क्या कर सकती है, आवेश को धारण कर सकती है, तो उस धारण किए हुए आवेश की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, V के मान में कमी, क्या करना है, V के मान में कमी। और Q को क्या रखना है, स्थिर रखना है। Q स्थिर रखने का मतलब क्या है, जो भी मटेरियल लिया है उसका साइज क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि साइज हम कितनी लिमिट तक बड़ा करेंगे बताओ, ये तो व्यवहारिक उपाय नहीं है ना कि बहुत बड़ा पदार्थ ले आए, है ना, रखने की जगह ना हो। तो इस तरीके से मतलब Q को स्थिर रखना है और किसके मान में कमी करनी है, V के मान में कमी करनी है। ये संधारित्र का सिद्धांत है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। कैसे, आप एक प्लेट ले लीजिए जो कि क्या है, धनावेशित है, मान लो ये प्लस आवेश से आवेशित प्लेट है। और एक प्लेट ले लीजिए जो इसके पास क्या है, निरावेशित है, ठीक है, इस पे कोई आवेश नहीं है, ये निरावेशित। निरावेशित मतलब कि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दोनों क्या है, बराबर मात्रा में है। यानी कि जब कोई धनावेशित प्लेट को हम निरावेशित प्लेट के पास में लेके आते हैं, तो याद करो फर्स्ट क्लास जिसमें हमने पढ़ा था कि दोनों को, जब दोनों प्लेट्स को संपर्क नहीं करवाया जाता है, अगर संपर्क करवाया जाएगा तब तो सेम ही आवेश इसमें आ जाएगा, लेकिन जब संपर्क नहीं करवाते हैं तो हमें पता है कि ये प्लेट कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि जैसा आवेश लाए हैं उसके विपरीत आएगा। क्यों आएगा, देखो निरावेशित में तो क्या है, प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं। अब ये प्लस प्लेट क्या करेगी, माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस निरावेशित प्लेट के माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, ये जो प्लस वाली प्लेट थी फर्स्ट, और जो सेकंड प्लेट है इसके एक तरफ तो माइनस है और दूसरी तरफ क्या है, प्लस आवेश है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ग्राउंडेड, है ना, ग्राउंडेड यानी भू संपर्कित कर देंगे, जिससे कि सारा प्लस आवेश किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। देखो ये ए प्लेट है और ये बी है, ये फिर से ए है और ये बी है, तो इसका जो प्लस आवेश है या फिर अर्थ से इसको क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इसका ये वाला सिरा क्या हो जाएगा बच्चों, उदासीन। क्लियर है, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रेरण द्वारा आवेशन में। तो बी प्लेट ओवरऑल एज अ रिजल्ट कैसी रह जाएगी, माइनस रह जाएगी, और ए प्लेट तो क्या थी, प्लस में थी। अब आपको पता है प्लस मतलब उच्च विभव यानी ज़्यादा विभव, ठीक है, और माइनस मतलब कम विभव, विभव यानी वोल्टता, वोल्टता यानी कि V, है ना। अब देखो ये प्लस प्लेट के पास माइनस वाली प्लेट पड़ी है, तो ये इस पर क्या इफेक्ट डालेगी, माइनस वाली प्लेट धीरे धीरे इसके विभव को क्या करती रहेगी, कम करती रहेगी, ठीक है। तो जब भी हमें संधारित्र द्वारा आवेश धारण की क्षमता को बढ़ाना है तो हमें क्या कर देना चाहिए, प्रेरण द्वारा आवेशन कर देना चाहिए, ठीक है।
हाँ, ये देखो, यानी कि जो बी प्लेट नेगेटिव है उसने क्या किया, ए प्लेट जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव थी उसके विभव को धीरे 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 क्या करती रहेगी, वो कम करती रहेगी। अब बताओ, आपने अभी पढ़ा था C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन में V है। अब जैसे ही विभव की वैल्यू कम होगी, V की वैल्यू जैसे ही कम होगी तो ये C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हमने आवेश को नहीं छेड़ा, यानी अब उसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी और है, और ज़्यादा वो क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो ये था संधारित्र। अब देखो संधारित्र के टाइप में जो हमें करना है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसको पढ़ लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र का सिंबल बच्चों ऐसा है, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। ठीक है, अब देखो अगर ये इस तरीके से सिंबल बना रखा है तो इसकी धारिता क्या है, C। ये C धारिता का संधारित्र। आगे से ऐसे छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब ये टर्मिनल्स ब्लैंक छोड़े गए हैं, यहाँ से आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। आगे कोई भी बैटरी कनेक्ट करनी है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं अगर सिंबल ऐसे बनाया गया हो, प्लस और माइनस क्यू, ठीक है, इस तरीके से सिंबल बनाया गया और यूं टर्मिनल्स छोड़े गए हों, तो बच्चों ये जो संधारित्र है इसकी जो धारिता है C क्या है, वो परिवर्ती है। परिवर्ती, एरो का मतलब चेंज हो सकती है, इसकी धारण करने की क्षमता क्या है, चेंज हो सकती है। और इसकी जो धारिता है बच्चों वो क्या है, फिक्स है। यही फर्क है दोनों में, तो दोनों सिंबल देखने को मिल सकते हैं। अब भी देखो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या है, दो प्लेट्स ले रखी हैं, ठीक है, जिनमें एक पे प्लस आवेश, एक पे माइनस आवेश। इनका कुछ भी एरिया हो सकता है, ठीक है, और बीच की दूरी क्या है, D है। अब बताओ, एरिया होता है तो कौन सा आवेश घनत्व काम में लेते हैं, ये जो प्लेट है वो पूरी तरीके से एक समान रूप से धनात्मक आवेश से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा। सिग्मा यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, सिग्मा यानी कि क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखो कि जब ये समांतर प्लेट संधारित्र में दो आवेशों के बीच में एक रीजन है, ये रीजन मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो थर्ड, तो तीनों रीजन में, तीनों क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, इस संधारित्र की धारिता यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। ठीक है, यही तो कैलकुलेट करना है। अब V की वैल्यू आप जानते हैं, अभी पढ़ते आ रहे हैं ना इस चैप्टर में, V इज इक्वल टू क्या होता है, E, और दूरी लेते हैं, दूरी वो जो भी इन प्लेट्स के बीच में कितनी दूरी है वो सब, तो यहाँ पे दूरी कितनी है, D। और ये विद्युत क्षेत्र भी कहाँ पे बच्चों, इन प्लेट्स के बीच में कितना विद्युत क्षेत्र है वो हमें लेना है। तो जब हम V कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों क्षेत्रों में। इसके लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, प्लस से कैसे होता है और माइनस से कैसे होता है। वही टॉपिक फिर से रिमाइंड करो, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ, जैसे इसी क्षेत्र में बात कर लेते हैं, इसी में हमें नीड है ओनली। ठीक है, देखो प्लस आवेश से इस क्षेत्र में दूर की तरफ, यानी प्लस प्लेट से दूर की तरफ, इसको बोल दो 1, ये बन जाएगा आपका E1 सदिश। और बताओ माइनस के कैसे होता है, माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, तो ये जो माइनस प्लेट है इसकी तरफ ऐसे, ये क्या हो जाएगा, E2 सदिश हो जाएगा। तो दोनों जो क्षेत्र हैं वो दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, दोनों क्षेत्र क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो यानी इस क्षेत्र में टोटल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है, मान लो कनेक्ट होंगे तो वो तो क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो अगर इस प्लेट का देखो, मैंने तो सिंगल बना रखा है, ये प्लेट कुछ ऐसे भी है, इस तरीके से है। आप कहेंगे ये तो सीधी लाइन है, इसमें तो मैम एरिया तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इस तरीके से हैं प्लेट्स, इनका एरिया ऐसे है, ये A एरिया हो गया, इसका भी क्या हो गया, A एरिया हो गया, और बीच की दूरी क्या हो गई, D हो गई। क्लियर है ना। अब देखो इस बीच के क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, E1 इधर है, E2 भी इधर है, तो देखो टोटल विद्युत क्षेत्र जो E कुल होगा वो क्या हो जाएगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश।
टोटल विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा। सिंगल प्लेट की वजह से क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है हमने किया था, एक नॉर्मल एक पेज ले लीजिए, इस तरीके से एक गाउसियन पृष्ठ ली थी, इस तरफ विद्युत क्षेत्र यहाँ और इस तरफ विद्युत क्षेत्र इस तरफ, और टोटल हमने निकाला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल विद्युत क्षेत्र दोनों को सम कर दीजिए, तो देखो E क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्लेट्स के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा आप जानते हैं कि क्या होता है, सिग्मा क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन में एरिया, यही तो होता है चार्ज अपॉन में एरिया, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आप जानते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, C इज इक्वल Q अपॉन में V, है ना, यही तो है। V को रख देते हैं, V इज इक्वल क्या होता है, ED, ठीक है, C Q अपॉन में ED, E को यहाँ से पुट कर दीजिए, देखो C इज इक्वल Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D, ठीक है। अब A एप्सिलॉन नॉट देखिए ऊपर चला जाएगा, Q A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हो गया Q इंटू D, यानी कि Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब यहाँ से कोई भी फॉर्मूले बनाते रहिए, माध्यम के लिए लेना है तो इसको एप्सिलॉन ले लीजिए, ठीक है, ये तो निर्वात के लिए है, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई वाटर रख दीजिए, कांच रख दीजिए, किसी भी टाइप का मीडियम रख दीजिए, तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लेना है, एप्सिलॉन लेना है। यानी धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर से देख लो, अगर C माध्यम लेंगे, सपोज यहाँ पे हमने माध्यम लिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन अपॉन में D, यही तो होगा, A एप्सिलॉन अपॉन में D, और एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये A अपॉन में D तो चल ही रहा है, यानी फिर से जो धारिता है वो एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाएगी। तो जनरल रिजल्ट तो चेंज होने वाला नहीं है, चाहे हम समांतर प्लेट लें, गोलीय लें, किसी भी टाइप का संधारित्र लें, धारिता माध्यम में हमेशा क्या हो जाती है, एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए धारिता का मान किस किस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला देखिए और बताइए, A पे डिपेंड कर रहा है, D पे कर रहा है, यानी कि वो पदार्थ कैसा है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब उनकी प्लेट्स का क्या क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच में दूरी कितनी है, इन सब पे डिपेंड करता है। ये क्या हो जाती है, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ लेंगे कि संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में माध्यम रखने पर काई ई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और साथ के साथ ये भी देख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विभवांतर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, करके देखिए इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एप्सिलॉन R गुना बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, ठीक है। एक तो अपने को देखना है V पे इफेक्ट और एक देखना है E पे इफेक्ट, यानी कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट्स के बीच में हम अब इसके बीच में क्या भर देंगे, कोई माध्यम भर देंगे, और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R हो जाएगा। उस केस में हमें ये देखना है कि धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये और ज़्यादा आवेश धारण कर सकता है या उससे कम, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।